Hello and welcome back to Bodhisattva PCS. This is Vigyan Vijay Yatra for 70 BPSC preliminary examination. This yatra is also important for BPSSC, BSSC, BPSC teacher, UPSC, UPPSC or other Bihar government examination and other one day or other state PCS examination. तो किसी भी एग्जामिनेशन के लिए 6ठी से 12वीं कक्षा तक की साइंस काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, या चाहे प्री की बात करें और इसी पे कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है। तो आप मेंस के लिए भी जो भी साइंस का सब्जेक्ट, साइंस के टॉपिक होते हैं करंट अफेयर से एफिलिएटेड, उसका जो है नॉलेज बिल्डअप करते हो इसी आधार पे और आगे जाके एग्जाम को क्रैक करते हो माय डियर फ्रेंड। तो आई विल ब्लो योर माइंड थ्रू दिस सीरीज। आप जो भी टेम्परामेंट के साथ अभी तक किसी भी विषय वस्तु को पढ़ते आ रहे होंगे, विज्ञान के किसी भी चैप्टर को पढ़ते आ रहे होंगे, यहाँ से आपको नए आयाम मिलेंगे। आपको पता है कि 17वीं बीपीएससी कितना चैलेंजिंग होने वाला है और ग्रेट अपॉर्चुनिटी के साथ आएगा। और कोई भी अपॉर्चुनिटी जब आपके सामने दस्तक देती है तो उसके साथ साथ कई सारे चैलेंजेस भी होते हैं माय डियर फ्रेंड। तो उस चैलेंजेस को मिटिगेट करने के लिए बीपीएससी के टेम्परामेंट को समझते हुए पूरे नए पैटर्न पे आधारित नई ऊर्जा और नए टेम्परामेंट के साथ आपके लिए प्रस्तुत है विज्ञान विजय माय डियर फ्रेंड। इसमें 6ठी से 12वीं कक्षा तक के टोटल चैप्टर्स को हम कवर करेंगे, चैप्टर वाइज एक एक पॉइंट को कवर करेंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो और सारे सब्जेक्ट को, सारे पॉइंट को इससे संबंधित, विज्ञान से संबंधित आप समझते हुए आप अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए एग्जाम का संधान करो, अपने एम का संधान करो माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, इस पार्टिकुलर कोर्स को खरीदने के लिए नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, इसको उस पर क्लिक करके एप्लीकेशन पे जाके मात्र 499 रुपये में इसका जो चार्ज है 499 रुपीज़, इसको खरीद के आप अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड दोनों मेंटेन कर सकते हो माय डियर फ्रेंड। चलिए शुरू कर देते हैं। आज का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 6ठी कक्षा से हम शुरू करेंगे। आप सबको पता है 6ठी कक्षा अमूमन बच्चों की कक्षा होती है, लेकिन हम यहाँ पे बच्चों का ओरिएंटेशन, जो साइंटिफिक टेम्परामेंट होता है, जो सेंस ऑफ वंडर होता है, उसको अपने आप में समाहित करते हुए विज्ञान को नए नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे। देखो, आप सीसी मतलब 125 सीसी, 110 सीसी, 150 सीसी, 200 सीसी वगैरह वगैरह कितने सीसी के, कितने पावर्स के बाइक को चलाते हो, कार को चलाते हो, इसके लिए क्या आवश्यकता होती है? इसके लिए ईंधन की आवश्यकता होती है। वैसे ही माय डियर फ्रेंड, यदि बात करें मनुष्य के शरीर की, तो ये भी एक तरीके का इंजन है। और इंजन कैसे चलता है? ईंधन पे चलता है। एक आपका बच्चा, आपका छोटा बच्चा या आपका भतीजा, आपका छोटा भाई पूछे कि भैया क्या हमारी बॉडी जो है एक मशीन है? तो हाँ, बिल्कुल बायोलॉजिकल मशीन है, क्रिएटेड बाय नेचर माय डियर फ्रेंड। और इस मशीन को रन करने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है। और वो ईंधन कहाँ से प्राप्त करते हैं? हम भोजन से प्राप्त करते हैं माय डियर फ्रेंड। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, आज हम 2 चैप्टर को कवर करेंगे। चैप्टर 1 इसमें देखेंगे भोजन कहाँ से आते हैं और भोजन में कौन से ऐसे पोषक तत्व होते हैं, क्या होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है और हम अपने इस शरीर रूपी गाड़ी से बहुत सारे डेली के कार्य को करते हैं माय डियर फ्रेंड। तो पहला चैप्टर, भोजन कहाँ से आता है। तो देखो, मैंने अभी बात करी कि हमारा शरीर जो है एक बायोलॉजिकल ईंधन है, इंजन है, और इसको चलाने के लिए हम भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये भोजन कहाँ से आते हैं? अमूमन आपने देखा होगा, पहले चैप्टर में कुछ नहीं है, कहानी है बस, बट यहाँ पे साइंटिफिक टेम्परामेंट देखो, चीजों को नॉर्मलाइज करके ग्राउंड लेवल पे ले आके समझने की कोशिश करोगे तो आपकी जर्नी किसी भी सब्जेक्ट, इधर यू आर प्रिपेयरिंग साइंस और बायोलॉजी, मतलब साइंस के जो तीनों पार्ट्स हो गए, या हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कुछ भी आप पढ़ रहे हो ना, इसी टेम्पो के साथ हम पढ़ाते हैं, एकदम ग्राउंड लेवल पे लाके चीजों को आपको समझाते हैं ताकि जर्नी जो है आपकी आसान हो। साइंटिफिक टेम्परामेंट का डिकोड करो, उसको हर एक सब्जेक्ट से संबंधित जो साइंटिफिक टेम्परामेंट होता है ना, उसको आप डिकोड करो और चीजों को बड़ी आसानी से समझो माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो हमारे शरीर को जो बायोलॉजिकल इंजन है, इसको चलाने के लिए हम भोजन ग्रहण करते हैं। और ये भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये भोजन हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे जंतुओं से भी प्राप्त होते हैं, और कुछ लोग तो जंतुओं को भी मार के खा जाते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, भोजन भी ग्रहण करते हैं और जंतु का जो बाई प्रोडक्ट होता है या जंतु, सबको मिला के खाते हैं माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो हम इसमें क्या देखते हैं कि विभिन्न खाद्य पदार्थ जो हम खाते हैं ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? पेड़ पौधों से और जंतुओं से।
ठीक है, तो इनके स्रोत क्या हो गए? पेड़ पौधे एवं जंतु। तो देखो एक पेड़ का हम कई भाग खा सकते हैं, पूरे पेड़ को भी खा सकते हैं। मान लीजिए एक पौधा है तो इसका कलिका खा सकते हैं, इसका नोड्स खा सकते हैं। जब ओवरऑल पूरे पौधे को खाएंगे, जैसे पालक का, बहुत सारी चीजें हैं, पेड़ पौधे हैं जिसका हम केवल फ्रूट्स खाते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिसकी केवल हम पत्तियां खाते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिसका हम मूल खाते हैं, जड़ खाते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिसको होलिस्टिक लेवल पे हम निगल जाते हैं, खा जाते हैं, चबा जाते हैं, माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो ये हो गया। और ये कौन से लोग करते हैं? ये शाकाहारी लोग करते हैं। तो जो सोर्स ऑफ भोजन है ना, फूड है ना, और जिस तरीके का फूड हम खाते हैं माय डियर फ्रेंड, उस फूड को हम 3 पार्ट में उस प्रैक्टिस को करने वाले, मान लीजिए जो केवल साग खा रहा है, केवल वेजिटेरियन चीजें ही खा रहा है, उसको क्या बोलते हैं? शाकाहारी जंतु। तो मनुष्य क्या है? एक शाकाहारी जंतु है। ठीक है ना, प्राइमरी लेवल पे समझो, मनुष्य एक शाकाहारी जंतु है। दूसरा, मांसाहारी जंतु वैसे होते हैं जो केवल मांस पे डिपेंडेंट होते हैं, या लोग शाकाहारी के साथ साथ बहुत सारे लोग क्या करते हैं? मांसाहारी भी भोजन करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? सर्वहारी जंतु। तो शाकाहारी और मांसाहारी का कॉम्बिनेशन मनुष्यों में आपको देखने को मिलेगा। मनुष्य शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है, और बहुत सारे जंतु ऐसे होते हैं कुछ भी खा जाते हैं, शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं, और कुछ भी उनको मिले, ईंट पत्थर, वो भी खा जाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? सर्वहारी जंतु बोलते हैं। दिस इज द नेक्टार ऑफ चैप्टर नंबर 1। इससे ज्यादा कुछ नहीं था। इस चैप्टर में हमने सीखा कि मनुष्य का शरीर एक बायोलॉजिकल ईंधन है, इंजन है। इसको चलाने के लिए हमें ईंधन की आवश्यकता पड़ती है, और इस ईंधन मतलब मनुष्य के बॉडी के लिए ईंधन का काम करता है भोजन। भोजन के बहुत सारे स्रोत होते हैं, और जिन स्रोतों से हम भोजन ग्रहण करते हैं उन्हीं के आधार पे हमारे प्रैक्टिसेस पे नाम दे दिया गया है शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। आई होप कि आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी, और आपको मैंने चैप्टर 1 का नेक्टार परोस दिया माय डियर फ्रेंड। अब देखो, विभिन्न प्रकार के जो हम भोजन करते हैं ना, आपके दिमाग में एक प्रश्न क्लिक करना चाहिए कि सर, या खुद से कि भाई एक बात बताओ, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं इसमें ऐसा क्या होता है कि हमें एनर्जी मिलती है? तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, इन सब का फैट होता है। तो इन सब का कॉम्बिनेशन भोजन का वो तत्व है जो हमें इस बायोलॉजिकल इंजन को चलाने के लिए ईंधन के रूप में कार्य करता है। उसे बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, दैट मीन्स पोषक तत्व माय डियर फ्रेंड। इसे क्या बोलते हैं? पोषक तत्व। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान में रखना, इसे बोलते हैं पोषक तत्व। ठीक है, ध्यान में रखना। देखो, ये साइंस जो है ना, ये चेन पे काम करता है, या कोई भी सब्जेक्ट मान लो कोई घटना हो रही है सोसाइटी में, तो केवल उस घटना का एक आयाम नहीं हो सकता है, बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं। आपके और आपके भाई के बीच अगर कोई लड़ाई हो गई, लाठी फट्टा निकल गया, तो उसके पीछे केवल एक कॉज नहीं होता है। जो एक कॉज हमें सामने से दिखता है ना, वो कॉज होता है तत्कालिक कारण। उसके पीछे बहुत दिनों का रार रहा होगा, बहुत सारे मैटर्स पे आपका जो म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए, विरोधाभास होगा, और धीरे धीरे कोई बाह्य व्यक्ति इसे दुश्मनी में ट्रिगर्ड किया होगा। ठीक है, या भौजाइयां लड़ा देती हैं। तो मतलब बहुत सारे आयाम होते हैं अगर भाई भाई में लड़ाई होती है तो इसी तरीके से कोई भी आप पॉइंट पढ़ते हो कोई भी सब्जेक्ट का, तो उसके पीछे बहुत सारे आयाम होते हैं, और एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से, एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से कोरिलेट करता है माय डियर फ्रेंड। कुछ एंगल तक, कुछ डिग्री तक इसमें कोरिलेशन होता है। तो इस रिलेशन को समझ के आपको पढ़ना है, याद नहीं करना है, समझना है। अभी कुछ फैक्ट्स होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड फैक्ट्स, जिसको आपको अमूमन बार बार देख के आपको याद करना होता है, बट रट के याद नहीं करना होता है। उसके पीछे की कहानी और साइंटिफिक टेम्परामेंट को समझते हुए याद करना है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि भोजन जो हम ग्रहण करते हैं, अनेक प्रकार के भोजन ग्रहण करते हैं, और उस भोजन में जो है वो भोजन हमें पादपों और जंतुओं से प्राप्त होता है। और इसमें क्या होता है, बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। ये पोषक तत्व क्या हो सकते हैं? जिसका नाम होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, एवं इसके अतिरिक्त भोजन को निकालने के लिए, हमारे पेट से निकालने के लिए, और जो पोषक तत्व होते हैं भोजन में, वो हमारे शरीर द्वारा अवशोषित हो, उसके लिए हमें वृक्षांश और जल की आवश्यकता होती है। दैट मीन्स इस पार्टिकुलर स्लाइड से चैप्टर 2 नंबर में हमने सीखा
कि हमारे मनुष्य के बायोलॉजिकल इंजन को चलाने के लिए हमारे ये सारी चीज़ें आवश्यकता होती हैं हमारे लिए, ठीक है। जैसे एक गाड़ी के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है, पेट्रोल चाहिए, बॉल बेयरिंग मतलब उसका पार्ट देखे तो खैर उसका पार्ट्स हो गया, इसके साथ साथ उसमें हम मोबिल वगैरह भी मिलाते हैं, ग्रीज वगैरह भी मिलाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, एक तरीके से हमारे गाड़ी के इंजन को स्मूथली रन करने के लिए क्या है, आवश्यक है। अब एक एक करके देखो, अब आपके मन में ये प्रश्न उठना चाहिए कि हमें कैसे पता, आखिर किसी को कैसे पता चलेगा कि इस भोजन में कार्बोहाइड्रेट है, इस भोजन में प्रोटीन है। मान लीजिए सर आप कह रहे हैं कि हमारा एक शरीर जो है बायोलॉजिकल इंजन है और इस इंजन को चलाने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स है हमें चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, ठीक है, बहुत सारी चीजें चाहिए। तो इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि पार्टिकुलर स्रोत में फैट है, पार्टिकुलर स्रोत में कार्बोहाइड्रेट है? तो इसके लिए कुछ वैज्ञानिक परीक्षण दिए गए हैं पार्टिकुलर इस चैप्टर में, इसको आप देख लो। सबसे पहले हम जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का परीक्षण करेंगे, इनके लिए कुछ जरूरी तत्व हमें चाहिए होते हैं। आयोडीन का डाइल्यूटेड हमें सॉल्यूशन चाहिए होता है, फिर कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा चाहिए होता है। आप याद रखना, आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। आयोडीन जहां कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंसी को आइडेंटिफाई करने में हमारी सहायता करता है, वहीं कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा प्रोटीन की प्रेजेंसी को दिखाने में, उसका परीक्षण करने में हमारी सहायता करता है। माय डियर फ्रेंड, माफ कीजिएगा। अब फिर चलते हैं हम कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण में। अब देखो, अब करते क्या है कि मान लो कि आपके पास आलू है, ठीक है, आलू है, तो आपको पता करना है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है। तो आयोडीन का सॉल्यूशन ले लोगे, ठीक है, और आलू को कूट दोगे और उस पे क्या करोगे, उसमें उसको परख नली में डालोगे और उसमें जो है आयोडीन के 2 या 3 बूंदों को यदि आप डालते हो तो आप देखोगे क्या कि ये नीला या काला हो जाता है। क्या हो जाता है, नीला या काला हो जाता है। तो आपको पता चल जाता है कि यह रंग की, यह जो है मंड की उपस्थिति है यहाँ पे, मतलब कार्बोहाइड्रेट है। देखो, कार्बोहाइड्रेट को हम, कार्बोहाइड्रेट 2 तरीके से उपस्थित होता है। एक तो मंड के रूप में, जिसे हम स्टार्च बोलते हैं, मतलब जैसे चावल होता है ना, तो चावल में से माड़ निकालते हैं तो वो चावल का एक तरीके का स्टार्च है। या चावल को जब हम पीसते हैं तो पीसने के बाद जो आटा बनता है वो क्या है, एक स्टार्च है। या कार्बोहाइड्रेट मंड के रूप में, दैट मीन्स स्टार्च के रूप में उपस्थित होता है या शर्करा के रूप में उपस्थित होता है। तो हमें कार्बोहाइड्रेट की पता लगाने के लिए आयोडीन का हमने उपयोग किया, ठीक है। तो यहां से पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा रासायनिक तत्व कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण के लिए जरूरी है, प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है अमूमन। तो दैट इज आयोडीन, माय डियर फ्रेंड। अब चलते हैं हम प्रोटीन के परीक्षण पे, और प्रोटीन का परीक्षण कैसे करेंगे। वैसे ही किसी भी खाद्य पदार्थ को लेंगे, उसका पीसेंगे, उसका घोल बनाएंगे और उसके घोल में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन यदि मिलाते हैं और वो क्या हो जाता है, वायलेट, बैगनी कलर का हो जाता है, तो हमें यह पता चलता है कि इस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन है। माय डियर फ्रेंड, देख रहे हो ये बचवा क्या कर रहा है, प्रोटीन का परीक्षण कर रहा है। कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट को ड्रॉपर से परख नली में मिला रहा है, तो ये किस कलर का हो जा रहा है, बैगनी कलर। दैट मीन्स आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारा जो शरीर है, हमारा जो बायोलॉजिकल इंजन है, इसको यदि प्रोटीन देना हो तो इस खाद्य पदार्थ को खाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा माय डियर फ्रेंड, ठीक है। अब वसा के लिए क्या करेंगे, वसा के लिए परीक्षण कैसे करेंगे, सोचो, वसा काफी इंपॉर्टेंट है। तो फैट के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए कि कोई ऐसा सब्सटेंस है, खाद्य पदार्थ है, जिसमें आप फैट की उपस्थिति चेक करना चाहते हो, तो उसको लो और कूट दो और एक टिश्यू पेपर में या कोई नॉर्मल पेपर में क्या करो, उसे रख के थोड़ा सा मिलाओ ऐसे, या उसके सरफेस पे चलाओ और थोड़ी देर उसके बाद हटा दो वो खाद्य पदार्थ, और देखोगे सुखाने के बाद यदि वो ट्रांसलूसेंट हो जाता है, कोई दाग धब्बा सा लगा रहता है उसमें तैलीय टाइप का, तो आपको पता चल जाता है कि ये फैट है माय डियर फ्रेंड। अब देखिए, अब आपके मन मस्तिष्क में ये प्रश्न उभर रहा होगा कि सर ठीक है, हमने देखा, जैसे आपने बताया कि पहले की आपकी कार है या बाइक है, तो उसको चलाने के लिए जब हम पेट्रोल डालते हैं तो वो क्या करता है, उसे एनर्जी प्राप्त करता है, उसे कंबशन करता है, जिससे गाड़ी चलती है। स्मूथनेस के लिए उसमें ग्रीज और क्या मिलाते हैं, या मोबिल मिलाते हैं।
तो ये जो हमारे लिए जो जिस पोषक तत्व की आप बात कर रहे हो, जिस न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हो, दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट, मेनली आपने बात कर रहे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का, तो इसका क्या कार्य होता है हमारे बायोलॉजिकल इंजन के लिए या हमारे शरीर के लिए क्या भूमिका निभाता है। और यदि जैसे गाड़ी में हम पेट्रोल ना डालें तो गाड़ियां स्टार्ट ही नहीं होगा, तो क्या हम मतलब कार्बोहाइड्रेट भी वैसे ही भूमिका निभाता है हमारे लिए। तो इसको चेकआउट करते हैं और आपके इस सेंस ऑफ वंडर का उत्तर इस पार्टिकुलर स्लाइड में, दैट इज द नेक्टार ऑफ चैप्टर नंबर 2 क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस, इसमें आपको मिलेगा। ठीक है, अब आप देखो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य है हमारे शरीर के लिए पेट्रोल का काम करना, दैट मीन्स ये ऊर्जा प्रदान करता है, मुख्यतः ऊर्जा प्रदान करता है। यह कार्बोहाइड्रेट की तुलना में यदि बात करें माय डियर फ्रेंड, तो उतनी ही मात्रा में वसा, अगर मान लीजिए 5 ग्राम आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, 5 ग्राम कोई फैट खाया, घी खा लिया, तो जितना कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी नहीं मिलेगा ना, उतना 5 ग्राम घी से मिलेगा, उससे ज्यादा मिलेगा। ठीक है, अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा, मतलब निश्चित ही मुझे पता है अब तक आपका साइंटिफिक और जो सेंस ऑफ वंडर है बच्चों वाला एक्टिव हो गया होगा, तो आपके मन मस्तिष्क में ये प्रश्न उठ रहा होगा, सर तो कल से हम खाली घी पिएंगे। तो देखो, जैसे गाड़ी को रन करने के लिए बैलेंस सारी चीजें होनी चाहिए ना, वैसे ही हमारे शरीर को रन करने के लिए सारी चीजें बैलेंस मात्रा में हमें चाहिए। ठीक है, डिसबैलेंस हो जाता है तो गाड़ी पलट जाए, कुछ भी डिसबैलेंसी, असमानता, विषमता जो है सही नहीं है। तो वैसे ही हमारे शरीर के लिए, अब आप ये सो कह रहे हो, आपका सेंस ऑफ वंडर ये ट्रिगर कर रहा है क्वेश्चन पूछने के लिए कि कल से हम चावल ओवल नहीं खाएंगे जो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है, खाली घी पिएंगे एक एक डब्बा, क्योंकि इससे ज्यादा एनर्जी मिलती है। घी पियोगे तो आप फैटी हो जाओगे, ज्यादा मोटे हो जाओगे, आपका तोंद बाहर निकल जाएगा, शरीर भद्दा लगेगा, ठीक है, हार्ट अटैक के चांसेस हो जाएंगे। तो इसका मतलब कि जो हम भोजनवा करते हैं ना, वो भी बैलेंस रूप से होना चाहिए, और यहीं से संतुलित आहार का कॉन्सेप्ट निकलता है। समझ गए भैया और दीदी लोग? ठीक है, तो ये बात आप समझो। ठीक है, तो हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है, ऊर्जा प्रदान करना है, और कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त करती है। अब देखो, हमारा जो है ज्ञान प्राप्त करना ही जो है मुख्य उद्देश्य नहीं होना चाहिए। यदि यहां से बीपीएससी क्वेश्चन उठा के पूछे, एनालिटिकल रूप से क्वेश्चन उठा के पूछे, तो कैसे पूछ सकता है कि वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट से हमें अधिक ये ऊर्जा प्राप्त होती है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट देता है ना कि निम्न कथनों को ध्यान से पढ़ें, और 4-5 को कथनवा दे देगा, नीचे पूछ देगा उपरोक्त में से कौन सा सही है या कौन सा सही नहीं है, या कौन सा गलत है और कौन सा गलत नहीं है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, सून वी विल गोइंग टू स्टार्ट 10 कदम अगेन। जैसे हम 69 बीपीएससी प्री के लिए शुरू किए थे, एनसीईआरटी एमसीक्यू बेस्ट हमने कवर कराया था रात में 10 बजे लाइव आके, उसी तरीके से 70 बीपीएससी के लिए भी हम शुरू करेंगे माय डियर फ्रेंड। बट this lecture is quite important for clearing the concept of science which is covered by in this series by me from class 6 to 12 chapter wise my dear friend। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। साथ में आपको लास्ट में जब हम साइंस को कवर कर लेंगे तो करंट का जो भी साइंटिफिक टेम्परामेंट, साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ है ना, उसको भी हम कवर कराएंगे, इसी कोर्स के अंतर्गत है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। इसका उल्टा होता है, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा जो है हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त करती है, प्रदान करती है। ठीक है, वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को हम ऊर्जा देने वाला क्या बोलते हैं, भोजन भी बोलते हैं माय डियर फ्रेंड। ठीक है, अब देखिए, इसे ना मुख्यतः मस्तिष्क का भी भोजन कहा जाता है। ठीक है, आपका मस्तिष्क ढंग से काम करे तो इस आप केवल दूध पी के, फ्रूट्स खा के आपका दिमाग जो है नहीं चल सकता। ठीक है, वो सप्लीमेंट होते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स के स्रोत होते हैं, लेकिन मुख्य भोजन हमारा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोटीन की। ठीक है, अब आपके मना मस्तिष्क में उठ रहा होगा कि प्रोटीन किस तरीके से हमारे शरीर को चलाने में, हमारे शरीर को पोषण प्रदान करने में सहायता देता है। तो देखो, यह शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए काफी जरूरी होती है। प्रोटीन की मात्रा हमें बैलेंस मात्रा में लेनी चाहिए। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन यदि स्टैटिक रूप से कन्वेंशनल और फैक्चुअल प्रश्न पूछे तो पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा पोषक तत्व शरीर वर्धक भोजन कहलाता है। तो आपको पता होना चाहिए प्रोटीन कहलाता है माय डियर फ्रेंड। और प्रोटीन आपको क्या कहां से मिलेगा, आपको लेंटिल से मिलेगा, आपको
चना से मिलेगा, आपको मटर से मिलेगा, ठीक है, वगैरह आपको आप ये पनीर खाओगे इससे मिलेगा, मशरूम खाओगे इससे मिलेगा। बहुत लोग मांस वगैरह जो मांसाहारी होते हैं तो चिकन मटन खाते हैं, अंडे खाते हैं, तो वहां से भी उनको प्रोटीन प्राप्त होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं विटामिन्स की, ठीक है। विटामिन्स का जो महत्वपूर्ण रोल होता है ना, ये हमारे शरीर को रोगों से बचाता है, हमारी आंखों को, हमारी अस्थियों को, अस्थि मतलब बोन्स को, हमारे दांतों को, मसूड़ों को, हमारे स्किन को स्वस्थ रखने में बहुत ज्यादा सहायता प्रदान करता है। जैसे देखो, लोगों में एक मिसकंसेप्शन होता है, लोग क्या कर रहे हैं आजकल विटामिन सी का सीरम लगाते हैं अपने फेसवा पे, चेहरा को चमकाने के लिए, लेकिन उनको पता है, कोई बताओ भाई, आप सोचो कि को विटामिन सी खाना चाहिए, लगाना चाहिए? ऑब्वियस कुछ हद तक आप लगा सकते हो, कॉस्मेटिक चीज यूज के रूप में भी इसका यूज कर सकते हो, बट इनर मोटिवेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बाह्य मोटिवेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आजकल रील के माध्यम से, छोटकू 1 सेकंड के रील के माध्यम से आप प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो? इनर मोटिवेशन ज्यादा जरूरी है। तो इसी को कंसेप्चुअलाइज करो, इनर विटामिन, यदि विटामिन सी का आप इंटेक कर रहे हो तो ये आपको रोगों से लड़ने में सहायता प्रदान करेगा, रोग वर्धक क्षमता विकसित करेगा और आपके एजिंग को कम करेगा, स्किन को ग्लो करेगा माय डियर फ्रेंड, ठीक है। समझना, हम देख लेते हैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ टॉपिक प्रोवाइड कराया गया है कि कौन सा विटामिन जो है हमारे लिए किस तरीके का काम करता है, ठीक है। हमारे शरीर को खनिज लवणों की भी आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है और शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण जो है आवश्यक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन का लिस्ट दिया गया है, उनसे होने वाले रोग और लक्षण दिया गया है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक शब्द लिखा गया है, आप देख पा रहे होंगे, अभावजन्य रोग। माय डियर फ्रेंड, मान लो आपके पास साइकिल है, ठीक है, बाइसिकल है, और बाइसिकल को चला रहे हो, खूब चला रहे हो, उसके चेन में तेल नहीं डाल रहे हो, उसको तेला नहीं रहा, उसको वायलिंग नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा? चेनवा टूट जाएगा, लमड़ जाएगा, खींच जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे अभावजन्य रोग। दैट मीन्स आपके शरीर में, आपके शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमने कहा कि हर एक चीजों की आवश्यकता होती है, अगर उसमें से कोई पोषक तत्व आप खा ही नहीं रहे हो, उसका इंटेक ही नहीं ले रहे हो माय डियर फ्रेंड, तो क्या हो जाएगा? उसकी कमी हो जाएगी। तो और उसकी कमी की वजह से, मान लो अभाववश या किसी अन्य वजह से आपने उसका इंटेक नहीं लिया, तो उससे जो रोग पैदा होगा ना आपके शरीर में, जो कमियां, आपका जो चेन टूटेगा ना, उसको बोलते हैं अभावजन्य रोग। तो मान लीजिए आप विटामिन ए नहीं खाओगे तो आपको क्या हो जाएगा? दिखना उखना कम हो जाएगा, या बिल्कुल ही मतलब आप देख नहीं सकते हो। इसका लक्षण क्या है? आपकी कमजोर दृष्टि, रात में आपको कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरीके से दिखाई देना बंद हो जाएगा, तो आप समझ जाओ कि आपको विटामिन ए क्या करना है? खाना है, गाजर ओजर खूब खाना है, स्टार्ट कर देना है। दूसरा है विटामिन B1, इससे बेरी रोग हो जाता है, जब आपकी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और आपको ऊर्जा नहीं मिलता है, आप डाउन ग्रेडेड फील कर रहे हो, हमेशा लो फील कर रहे हो, तो समझ जाओ आपको B1 की कमी है माय डियर फ्रेंड। फिर इसी तरीके से आपके यदि मसूड़ों से खून निकल रहा है, घाव भरने में आपको अधिक समय लग रहा है, तो समझ जाओ आपको स्कर्वी रोग हो गया है, डेट मीन्स विटामिन सी की कमी है। इसी तरीके से रिकेट्स होता है, विटामिन डी के अनुपस्थिति के कारण, कमी के कारण अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, आपका हाथवे यहाँ से मुड़ जाएगा, हाथवे जल्दी से इतना फ्रेजाइल हो जाएगा कि टूट जाएगा, तो डेट मीन्स विटामिन डी की कमी है। और आजकल देख रहे होंगे गगनचुंबी इमारतों के बनने से और शहरों में गलियों का जो चौड़ीकरण है वो एकदम से संकीर्ण हो जाने से लोगों को धूप वगैरह नहीं मिलता, लोग काम में बिजी रहने लगे हैं, प्रकृति से दूर होने लगे हैं, तो उनको धूप नहीं मिलता और अमूमन क्या हो जाता है? विटामिन डी की कमी हो जाती है उनको, ठीक है। और ये मत सोचो कि धूपुओं में विटामिन डी होता है, हमारा शरीर बनाता है धूप की उपस्थिति में विटामिन डी, ठीक है, ये भी मिसकंसेप्शन है लोगों। फिर कैल्शियम की कमी से हमारी हड्डियां और दंत क्षय होने लगता है, अस्थियां कमजोर हो जाती हैं, कमजोर अस्थियां और दंत क्षय होने लगता है। फिर आयोडीन की कमी से हमें ग्वाटर रोग हो जाता है, घेंगा रोग हो जाता है। फिर लौह की कमी से अरक्तता हो जाती है, ठीक है, हीमोग्लोबिन वगैरह की मात्रा क्या हो जाती है? हमारे शरीर में कम हो जाती है। तो ये कुछ यहाँ पे फैक्चुअल जानकारियां थी जिसमें हमने देखा कि फलाना विटामिन नहीं लेंगे तो क्या होगा,
इसके बाद अब हम चलते हैं, जैसे हमने शुरुआत में देखा कि हमारे शरीर के लिए पोषक तत्वों के अलावा रेशा मतलब खाने वाले फाइबर, ये तकिया में जो फाइबर घुसे रहते हैं उसको मत खाओ, खाने वाले फाइबर जो सब्जियों और कच्चे पदार्थों में, खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं जिन्हें हम खाते हैं माय डियर फ्रेंड। इसके अलावा हमें पानी की भी आवश्यकता होती है। तो अब देखो आपके मना मस्तिष्क में ये प्रश्न उठना चाहिए कि फाइबर जो है कितना पोषणता हमें प्राप्त करता है, कितनी एनर्जी देता है, समझ रहे हो ना। तो फाइबर क्या होता है मैं अमूमन बताना चाहूंगा, और ये काफी मिसकॉन्सेप्शन है इसको लेके, और आप यदि इसको लेके क्लियर नहीं हो, आपका कॉन्सेप्ट जो है क्रिस्टल एंड क्लियर नहीं है, तो क्या करोगे, यू विल बी मिसगाइडेड बाय द बीपीएससी और आपका ओरिएंटेशन हो जाएगा गलती। ठीक है, आप क्या कर दोगे, गलत कर दोगे। फाइबर से आपके शरीर को कोई भी एनर्जी और पोषकता नहीं प्रदान करता होता है माय डियर फ्रेंड। फाइबर क्या करता है, हमारे पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में एक्स्ट्राटा के रूप में काम करता है, हमारे शरीर को हेल्प करता है माय डियर फ्रेंड। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व नहीं प्रदान करता, ध्यान में रखना, क्वेश्चन यहाँ से राइज हो सकता है, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है, क्योंकि रुक्षांश जो है पचे और बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में, माफ कीजिएगा, बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता प्रदान करता है, शरीर को सहायता प्रदान करता है। तो जो ब्रोकली खाओ, चना खाओ, ग्रीन वेजिटेबल खाओ, सब में जो है खाद्य योग्य फाइबर्स होते हैं माय डियर फ्रेंड। इसके बाद जल की उपस्थिति में पोषकों को अवशोषित करता है हमारा शरीर। इसके साथ साथ यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे मूत्र और पसीने को शरीर से बाहर निकालने में जल जो है हमारी मदद करता है। तो हम अभी तक हमने देखा कि चैप्टर 2 में क्या क्या दिया हुआ है, हमारे शरीर को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, पोषक तत्वों की, विटामिन्स की, मिनरल्स की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है, फाइबर की आवश्यकता होती है, और इसकी कमी से क्या क्या अभावजन रोग हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो संतुलित आहार का कॉन्सेप्ट क्या है। एक बात समझो, आप 125 सीसी की बाइक चला रहे हो और कोई 200 सीसी की बाइक चला रहा है, तो एनर्जी की खपत किस में ज्यादा होगी, 200 सीसी वाले बाइक में। क्यों, क्योंकि उसको अधिक काम करना पड़ेगा। ठीक है, वो अधिक क्या करेगा, ऊर्जा का अवशोषण करेगा तो काम करेगा। ठीक है, और 100 जो नॉर्मल वे में समझिए, और जो 100 सीसी की 110 सीसी की बाइक है उसको चलाने में आपको कम एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। तो जिसमें एनर्जी का कंजम्पशन ज्यादा है वो तेल अधिक पिएगा। दैट मीन्स अब इसको प्लॉट करो ह्यूमन बॉडी पे, और जिस मनुष्य को काम करना है, दिन रात खेत में काम करना है, बॉडी बिल्डिंग करनी है, ये बल्ला सीना चौड़ा, और चाहे मतलब मानव हो, किसी सेंस में मैं कहीं भी कार्य कर रहा हो, शारीरिक श्रम अधिक कर रहा है, तो उसको एनर्जी का कंजम्पशन ज्यादा है, तो वो ज्यादा भोजन ग्रहण करेगा माय डियर फ्रेंड। और जिसको कम है, जो सुबह खा के ऑफिस में जाना, बैठ जाना है, शारीरिक श्रम नहीं करना है, या बैठने का काम है, या खा के निठल्ले होके बस सोते रहना है, उसको क्या होगा, उसके शरीर को उतने भोजन की आवश्यकता नहीं होगी जितना एक कार्यकारी मनुष्य को होगा। तो सबका इनटेक अलग हो गया, एनर्जी कंजम्पशन अलग हो गया। इसके साथ साथ आपके भोजन में आपने देखा कि आप शुरू में मैंने बताया था कि आप सोच रहे थे, मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट समान मात्रा में और समान मात्रा में फैट खाओ, दोनों की समान मात्रा में, तो फैट से ज्यादा एनर्जी मिलेगी। लेकिन क्या है, अब उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को कंसेप्चुअलाइज करने के लिए आप ज्यादा फैट खाना शुरू कर दोगे तो आपका हार्ट ब्लॉकेज हो जाएगा, आप मोटे हो जाओगे, तोंद बाहर निकल जाएगा और आप खराब दिखने लगोगे और कई सारी बीमारियां हो जाएंगी। तो इसीलिए संतुलित आहार का समानता बहुत ही जरूरी है, और ये समानता हमारे शरीर में, हमारे समाज में, हमारे प्रकृति में जब विद्यमान रहती है तभी सारी चीजें सस्टेनेबल रूप से चलती है। अदरवाइज विषमता, किसी भी तरीके से असंतुलन, मतलब संतुलन बिगड़ा, असंतुलन व्याप्त करने की कोशिश करी गई तो हमारे शरीर में के साथ साथ हमारे सोसाइटी में और हमारे इन्वायरमेंट इकोलॉजी में भी डिसबैलेंस हो जाता है। जैसे अभी संतुलन कैसे बिगड़ा था, जैसे अभी मान लो दुबई में क्या बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, आप सोच रहे होगे सर ये रेगिस्तान में आज तक इतनी बारिश ही नहीं हो रही थी। क्यों हो रही है? क्योंकि वहां का जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है ना, इकोसिस्टम है ना, उसको असंतुलित करने की बात करी जा रही है। असंतुलित करने की बात ही नहीं करी जा रही है, किया जा रहा है। बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें,
हीट डोम बनाया जा रहा है, कंक्रीट के जंगल क्रिएट किए जा रहे हैं, उसके जगह पर ये लोग पेड़ पौधे लगाते तो ज्यादा सही रहता ना। तो असंतुलन कहीं भी सही नहीं है, इसलिए भोजन में भी हमें क्या होना चाहिए, संतुलित आहार लेनी चाहिए। भोजन में पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और नहीं कम, तथा जल और वृक्षांश की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। आपकी थाली जितनी रंग बिरंगी होगी, आपका भोजन जो है उतना ही क्या होगा, संतुलित होगा। अब यहाँ पे रंग बिरंगी का मतलब डिफरेंट कलर डाल देने से नहीं, फूड कलर मतलब आप ग्रीन वेजिटेबल खा रहे हो, येलो वेजिटेबल खा रहे हो, दाल पी रहे हो, व्हाइट राइस खा रहे हो, दही खा रहे हो, मतलब कलरफुल आपका जो है भोजन की थाली है। हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है, आयु वर्ग के अनुसार भी क्या होती है, इसमें भिन्नता होती है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया माय डियर फ्रेंड। और देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं इससे संबंधित देख लो, काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछे भी जाते हैं। देखो विटामिन सी ऐसा विटामिन है ना जो हमारे खाद्य पदार्थों से बहुत ही इजीली क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। धोने के क्रम में ही और पकाने के क्रम में जो सबसे ज्यादा खत्म हो जाता है, विटामिन जल्दी खत्म हो जाता है, वह है विटामिन सी, नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपके दिमाग में ये भी उठना चाहिए कि मान लीजिए सर पकाने के क्रम में अगर विटामिन सी खत्म हो जाता है और पके हुए भोजन ही हम ज्यादा खाएंगे तो क्या होगा, हमारे विटामिन सी की कमी हो जाएगी। तो हमें कच्चा भोजन भी करना चाहिए, ऑब्वियस, इसलिए फल मूल खाया जाता है जहां से हमें विटामिन सी मिलता है। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में अपर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं। अब देखो यहां से ना बीपीएससी प्रश्न पूछ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट, कि किसी व्यक्ति की यदि वृद्धि अवरुद्ध है, चेहरे पर सूजन है, बालों का रंग उड़ रहा है, त्वचा की बीमारियां और पेचिश है, तो उसको निम्न में से कौन से पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। तो वो पोषक तत्व कौन सा है, हमारा प्रोटीन है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो बीपीएससी किस तरीके से किस टॉपिक पे आपको फंसा सकती है, यहां से प्रश्न पूछ सकती है, ये भी मालूम होना चाहिए। ठीक है, दिस इज द ऑल सम अप ऑफ दिस टुडेज लेक्चर। हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को कवर करा। आई होप कि आप मेरा जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है आपको पढ़ाने का और आपके साइंटिफिक टेम्परामेंट को एकदम ग्राउंड लेवल पे ले जाकर ट्रिगर्ड करने का, ताकि चीज़ों को बहुत ही सहजता से और आसानी से आप समझ सको। आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके साथ साथ इफ यू वांट टू बाय दिस कोर्स of 499 rupees, Vigyan Vijay, which is a structure for 70 BPSC pre-examination as well as UPSC, that means IS examination, UPPSC examination, UPPCS, MPPCS, MPSC, ठीक है, मतलब जो भी स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन होते हैं, वनडे एग्जामिनेशन होते हैं, बीएसएससी का पेपर है, बिहार टीचर है, बिहार दरोगा है, सबके लिए क्वाइट इंपॉर्टेंट है। और 6ठी से 12वीं कक्षा तक की साइंस ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। इफ यू वांट टू बाय दिस विज्ञान विजय यात्रा फॉर 70 बीपीएससी प्री एग्जामिनेशन, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से खरीद के आप अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड मेंटेन करते हुए बीपीएससी का संधान कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।